क्लास 11th चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्या होती है, मास, लेंथ, टाइम, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एंड ट्राइब यूनिट में अंतर क्या होता है, ऐसा सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, एंड कन्वेंशन फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट एंड देयर सिंबल्स। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, साइंस जो है वो डील करती है विद नेचर एंड नेचर फिनोमेना। मीन टू से फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है नेचर एंड नेचर फिनोमेना से। और इन सभी नेचर फिनोमेना को जब पढ़ने जाते हैं या उन्हें स्टडी करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका हमें मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज़ करना पड़ता है। उनका बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कि हम उनकी मेजरमेंट लें ताकि हमें उसका आइडिया लग सके। एग्जाम्पल के लिए, जितनी बॉडी जो होती हैं फ्री फॉल कर रही हैं डाउन द अर्थ, हर बॉडी जो होती है अर्थ के डाउनवर्ड मूव करती है, अर्थ की तरफ आती है। तो टू अंडरस्टैंड दिस नेचर फिनोमेनन, अगर हमें इसको समझना है तो हमें इसके लिए इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फॉल एंड इज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या ये वेलोसिटी जो आ रही है वो कांस्टेंट है, एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच टू द ग्राउंड, और बॉडी को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, एंड डज दिस टाइम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, और क्या ये टाइम लगा ये उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, और इज द फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी, मतलब जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है टाइम। और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन हमें तभी मिलेंगे जब हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड मास। इन सब क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए हमें उनका मेजरमेंट जरूरी है कि हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, क्या मास है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। इन ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल सिचुएशन वी रियलाइज नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट। यही नहीं, ये तो हमने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमें हर फील्ड ऑफ फिजिक्स में या फिजिकल सिचुएशन में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है तो एनर्जी कंज्यूम करता है, और विच कॉस्टस, और जिसके हमें पैसे भी देने पड़ते हैं अपने घरों में। और अगर हम मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ना करें तो क्या हमें पता चल पाएगा कि हमें कितने पैसे देने हैं? नहीं। इसीलिए हमें एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी मेजरमेंट करना होता है। So it is must, and if someone is however fever, measurement of temperature of a body is essential। इसी तरीके से जैसे कि अगर हमें बुखार आ जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। एंड वी फाइंड दैट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट आर द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। इसलिए हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, देखना, और साथ ही मेजरमेंट, यही बैकबोन होती है फिजिक्स की। इन दोनों के ही कारण फिजिक्स आगे किसी भी थ्योरम को वर्क करती है, उसे समझने में आसानी होती है फिजिक्स को, या फिजिक्स में जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उनको। जो लॉर्ड कैल्विन थे उन्होंने एक बार रिमार्क किया था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर, यू नो समथिंग अबाउट इट, बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, योर नॉलेज इज द मर्ज एंड अनसस्पेक्टरी काइंड। मतलब कि जब आप किसी भी जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप उसे नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं या आप उसके बारे में कुछ समझते भी हैं। लेकिन अगर आप उसे नंबरों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आपकी नॉलेज हमेशा ही, या आपने जो बोला है वो हमेशा ही असंतुष्टिजनक ही रहेगा, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट जो है प्रोफेसर W.S. फ्रैंकलिन भी, उन्होंने भी यही कहा था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ यंग मैन टू एक्वायर फ्रॉम हिज फर्स्ट कोर्स इन फिजिक्स इज एन एप्रिसिएशन फ्रॉम प्रिसाइज डिटेल। मीन टू से किसी भी नए आदमी के लिए फिजिक्स में आने पर या फर्स्ट कोर्स में सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि वो प्रिसाइज डिटेल या उसका मेजरमेंट, प्रिसाइज डिटेल एक तरीके से मेजरमेंट उसका सही होना चाहिए,
उसके थ्योरम जो उसने निकाले हैं उसमें मेजरमेंट करेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से सर ए एडिंगटन ने भी ये रिमार्क किया था, लाइफ बोल्ड वी स्टैंड एंड नैरो इफ वी कुड फील नो सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइफ जो होती है हमारी स्टैंड और नैरो हो जाएगी अगर हम ये फील करते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस चीज़ नहीं है इस वर्ल्ड में अराउंड अस बियॉन्ड विच वी कैन वेट और मेजर, जिसे हम वजन न कर सकें या जिसे मेजर न कर सकें, या हमारे वजन करने या मेजर करने से भी ऊपर कोई चीज़ है। विद द टूल ऑफ फिजिसिस्ट और डिस्क्राइब बाय द सिंबल ऑफ मैथमेटिशियन, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को मैथमेटिक्स सिंबल की मदद से वेट नहीं कर पा रहे या मेजर नहीं कर पा रहे तो वो हमारी सोच से बाहर है या वो हमारे कैप्चर में नहीं है। अगर हम उसे मेजर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिशियन मैथमेटिक टूल सिंबल तो वो हमारे कैप्चर में या हमारे हाथ में है या उसे हम समझ भी सकते हैं। इसी बात को देख करके हम कहते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकें या फिर डिस्क्राइब कर सकें उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऑल द क्वांटिटीज which obey the law of physics and described and whose measurement is taken by using the instruments using physics is said to be physical quantities। वो सारी क्वांटिटीज जिनका हम वेट ले सकते हैं, जिन्हें मेजर कर सकते हैं और जो लॉ ऑफ फिजिक्स के द्वारा डिस्क्राइब की जा सकती हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मेजरिंग प्रोसेस, हम कैसे मेजर करते हैं। जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस जो होती है सिंपल भाषा में कहें तो एक कंपैरिजन प्रोसेस होती है। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ यूनिट, हमें यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ता है फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड चॉइस ऑब्वियसली वी ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ हैज टर्म इन लेंथ ओनली। जो यूनिट की लेंथ है वो केवल लेंथ में ही काम करेगी, और उसी तरीके से यूनिट ऑफ मास ऐसी होनी चाहिए जो केवल मास में वर्क करे। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी विच हैज इसेंशियल द सेम नेचर एज दैट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मतलब कि यूनिट वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है एक क्वांटिटी का जो इसेंशियल होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है उस क्वांटिटी के जैसा। जैसे हमने आपको भी एग्जांपल दिया, लेंथ जो होती है अगर उसकी यूनिट हमने बनाई है मीटर तो वो केवल लेंथ को ही एक्सप्रेस करेगी। वहीं अगर हमने मास की यूनिट बनाई है किलोग्राम केजी तो किलोग्राम को ही एक्सप्रेस करेगी। एग्जाम्पल के हम लेते हैं, हमारे पास एक फीता है जिसकी लेंथ है जो लंबा है AB तक, और बी प्लेस मीटर रॉड सक्सेसफुली, और हमने एक मीटर रॉड जो 1 मीटर की ली हमने उसे हमने मेजर किया तो हमने उसे देखा कि न्यूमेरिकली जो वैल्यू आ रही है उस रॉड के अकॉर्डिंग उसकी 3 आ रही है, और हमने मीटर ली है यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो हम कह सकते हैं 3 मीटर AB की जो वैल्यू हो गई वो 3 मीटर। तो जनरल मैनर में हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी तो उसमें पहले न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, 2 वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। यहाँ पर हम जो क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी को Q से नोट कर रही हैं, एंड N न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड U इज द साइज ऑफ द यूनिट। तो हमारा जो जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी बन जाता है Q इक्वल टू NU। इसी तरीके से अगर हमारी यूनिट 2 हों, सपोज कीजिए जैसे कि अगर हम 2 यूनिट हैं और मास सेम है तो ऐसी कंडीशन में भी हम 2 यूनिट के अकॉर्डिंग मास को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारी यूनिट है U1 और दूसरी यूनिट है U2, तो
ऐसी कंडीशन में जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी चेंज होगी, लेकिन उनका मतलब जो क्वांटिटी का टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे हमारी क्वांटिटी Q है, तो Q जो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 और N2 U2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे कि हम 1 मीटर के चाहे 100 सेंटीमीटर के, दोनों का मतलब एक ही होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ देखा, एक यूनिट हमारी जो लेंथ की होती है वो मीटर होती है और दूसरी यूनिट जो होती है सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन अगर क्वांटिटी दोनों की मेजर की जाए तो दोनों की सेम होती है। 3 मीटर का हो या 300 सेंटीमीटर का हो, दोनों का मीन एक ही होता है। द बिगर यूनिट कंटेन 3 टाइम इन AB एंड स्मॉलर यूनिट कंटेन 300 टाइम इन AB। यहाँ पे बिगर यूनिट मीटर है, तो मीटर जो तो 3 टाइम बनी उस रॉड की जो हमने 1 मीटर के लिए 1 मीटर की 3 टाइम बनी, इसलिए 3 मीटर बोला हमने उसको। और वहीं जो स्मॉल यूनिट थी, स्मॉल यूनिट के लिए 300 टाइम हुआ। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास की तरफ। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मास, इसलिए समझते हैं। मास ऑफ द बॉडी इट डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जैसा आप लोगों को पता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फील्ड बाय आवर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन इज सेड टू मैटर। मतलब कि वो कोई भी चीज़ जिसे हम वेट कर सकें, जिसका मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और साथ ही साथ जिसे हम अपने 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से देख सकते हैं, उसे मैटर कहते हैं। और उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज सेड टू बी मास। और मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, और मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट डू नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी और बाय द चेंज इन लोकेशन। वही है कि लोकेशन चेंज करने से या दूसरी बॉडी जैसे मास कभी चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से जो मास ऑफ द बॉडी होता है, दो तरीका होता है, एक इनर्शियल मास और दूसरा ग्रेविटेशनल मास। जो इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी होता है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। एंड जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी। और ग्रेविटेशनल मास जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी होता है। एंड द वैल्यू और 2 टाइप ऑफ मास ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल। लेकिन जो वैल्यू होती हैं दोनों मास की वो आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन यूनिट जो यूज़ की जाती है मास की वो होती है किलोग्राम। एंड 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या होती है? हम फिजिक्स में आमतौर पर लेंथ का यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में भी लेंथ का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं लेंथ क्या होती है। लेंथ ऑफ एन बॉडी में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द बॉडी। मतलब कि लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है उस ऑब्जेक्ट का, या उसको मेजरमेंट करने पर कि वो कितना डिस्टेंस है, उसे ही हम लेंथ कहते हैं। जैसे हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े को हम मेजर करते हैं फीते की मदद से और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसकी लेंथ इतनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे इधर पकड़ते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट से उधर पकड़ते हैं, और हम बताते हैं कि 10 मीटर का है, 5 मीटर का कपड़ा है, कितने मीटर का कपड़ा है, उसके हिसाब से हम बताते हैं। उसी को हम लेंथ कहते हैं। कपड़े का ही नहीं, और भी कोई सामान हो, जैसे पाइप हो, खाट हो, गेट हो, या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए डिवाइसेस हों, उन सब की लेंथ इसी तरीके से मेजर की जाती है। जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है लेंथ की वो होती है मीटर। एंड 1 मीटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 1 मीटर वॉट डिफाइन एज द 1/10 ऑफ मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। In the year 1916, even this definition of meter was modified further. हम इन सबको और अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमारी पुरानी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आने वाले समय में
जो इस प्रेजेंट बेसिस पे हम जो ये सिस्टम यूज करते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, हम चलते हैं टाइम के ऊपर। जैसा कि हम लोगों को पता है टाइम जो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम वर्क करने जाते हैं तो उसके लिए भी टाइम होता है। अगर हम किसी भी तरीके का काम करें उसका एक फिक्स टाइम होता है। यहाँ तक कि हम जब एग्जामिनेशन पेपर देने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें कहा जाता है कि 3 घंटे के अंदर हमें पेपर कंप्लीट करना है। उसी तरीके से फिजिक्स में भी हम टाइम का इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि बहुत समय पहले हमें दिन और रात के अकॉर्डिंग या डे और नाइट या सन की पोजीशन या मून की पोजीशन देख करके हम बताते थे कि टाइम क्या हो रहा है। फिर हमारे पास वॉचेस आई, सनडायल आई, और आज के समय डिजिटल वॉचेस की मदद से हम टाइम को देखते हैं। हम टाइम के बेसिस पर ही ये पता करते हैं कि कोई वक्त जल्दी हो रहा है या धीरे हो रहा है, जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है। ये सब कुछ हम टाइम की मदद से ही कर पाते हैं। लेकिन टाइम को डिफाइन कैसे करें? टाइम को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने टाइम को डिफाइन किया था। टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड, मतलब कि टाइम वही है जो क्लॉक पढ़ती है। जो टाइम की सबसे कॉमन यूनिट होती है वो सेकंड होती है। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। अब हम चलते हैं फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स और क्या होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स? हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो उनके लिए अलग अलग यूनिट बनाना या उन्हें अलग अलग यूनिट से डील करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मान लीजिए। इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए, उन्हें आसानी से पढ़ने के लिए हम 2 या 3 ऐसी यूनिट बनाते हैं जिनकी मदद से हम सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकें, और उन्हीं यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मैकेनिक्स के केस में हमारी 3 मेन यूनिट होती हैं, डेट इज लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम जो होती हैं 3 बेसिक यूनिट होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसे हम कहते हैं। और इनका यूज करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है? इनमें यूज करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि दे रिप्रेजेंट आवर बेसिक साइंटिफिक नोटेशन। ये जो होती है हमारी बेसिक साइंटिफिक नोटेशन को आसानी से रिप्रेजेंट कर पाती हैं। एंड देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपलर देन टू देम, मतलब और कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि इनसे सिंपल हो सके। एंड लेंथ, मास और टाइम को एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, और साथ ही ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम देम। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इन्हीं से लेंथ, मास और टाइम से ही ऑब्टेन होती हैं। तो हम समझते हैं फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट क्या होती हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम etc आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ, मास एंड टाइम, ये और भी कई यूनिट होती हैं, एम्पेयर, आगे बढ़े पढ़ेंगे इन सबको हम। etc आर सेड टू बी फंडामेंटल यूनिट इन मैकेनिक्स। वहीं द यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, और वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से मिलती हैं या फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए स्पीड की यूनिट हमने पढ़ रखी है मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और उसकी यूनिट ऑफ स्पीड यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसी तरीके से ड्राइव यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर और ड्राइव यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। इसी तरीके से और भी क्वांटिटीज होती हैं, डेंसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर एक्सेट्रा। इन सब की जो फंडामेंटल यूनिट, ये सारी जो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं, और जो हैं लेंथ, मास एंड टाइम, इसमें यही फंडामेंटल यूनिट वर्क करती हैं, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ये ड्राइव यूनिट बनती हैं। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए क्या चॉइस होनी चाहिए या किस चॉइस पे हम फंडामेंटल यूनिट को या स्टैंडर्ड यूनिट को बनाते हैं? फर्स्ट, इट शुड बी सूटेबल टू साइज, मतलब कि साइज में सूटेबल होनी चाहिए।
ये किसी भी यूनिट को या फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली डिफाइन करे, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए एंड इट कैन इजीली प्रोडक्टेबल एंड इट्स विल नॉट चेंज विद टाइम, और इस टाइम के साथ चेंज ना हो, और साथ साथ इट्स विल नॉट चेंज विद द चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये स्टैंडर्ड यूनिट जो टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करने से चेंज ना हो। हु डिसाइड द यूनिट, यूनिट्स को कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट एसेंशियल थिंग अबाउट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूनिट को एक्सेप्ट करने के लिए, वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब कि हर कोई उस यूनिट को माने, मतलब एवरी वन वर टू चूज ऑन यूनिट फॉर द क्वांटिटी। इट विल बिकम टू ए मैस कम्युनिकेट फ्रीली अमॉन्ग द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी मदद से क्या, अगर सभी साइंटिस्ट जो हैं एक यूनिट को मानेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को मानेंगे, तो इस तरीके की दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए इजी हो जाएगा टू डील विद अदर साइंटिस्ट। नहीं तो अगर अलग अलग कंट्रीज में अलग प्लेस पे अलग अलग यूनिट होंगी तो ये हमारे कॉम्प्लिकेट और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बॉडी जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर वाज सेट अप एंड गिविंग द अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये जो यूनिट है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये एक इंटरनेशनल यूनिट है या अथॉरिटी है, जिसे अथॉरिटी है कि वो यूनिट दे सकती है या इंटरनेशनल एग्रीमेंट इसके पास है यूनिट देने का। इट होल्ड इट्स मीटिंग एंड एनी चेंज इन स्टैंडर्ड यूनिट आर कम्युनिकेट थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और ये टाइम टू टाइम मीटिंग करती है, और अगर किसी स्टैंडर्ड यूनिट में कोई चेंज लाना है तो इसी कम्युनिटी के द्वारा लाया जाता है। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट इज कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है, बोथ फंडामेंटल एंड ट्राइब यूनिट, जिसके अंदर फंडामेंटल यूनिट भी आ जाती हैं और ट्राइब यूनिट भी आ जाती हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। एंड ईच सिस्टम इज नेम इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑन विच इट इज बेस्ड। और सारे नेम जो होते हैं या सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट जिनके ऊपर बेस हैं उनके बेसिस पर नाम दिया जाता है। कुछ फंडामेंटल सिस्टम जो हैं या कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारी मैकेनिक्स में यूज़ की जाती हैं वो होती हैं FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। जो FPS सिस्टम होता है उसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इसमें F फॉर फुट, फुट जो होते लेंथ के लिए मेजर किया जाता है, P पाउंड, पाउंड जो मास के लिए यूज़ किया जाता है, एंड S सेकंड, सेकंड जो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से CGS को गॉसियन सिस्टम कहते हैं। इसमें C सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, S 3 यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली होती हैं। इसी तरीके MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये फंडामेंटल यूनिट होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम भी रेस्पेक्टिवली। CGS एंड MKS सिस्टम आर कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम बिकॉज दे मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाई ऑफ बेसिस यूनिट आर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर ऑफ द 10। ड्रॉबैक ऑफ CGS सिस्टम, CGS सिस्टम के ड्रॉबैक क्या होते हैं? इज डेट ड्राइव यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल। जो कि ड्राइव यूनिट जो होती हैं CGS सिस्टम से जो यूनिट ड्राइव की जाती हैं बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं, लेकिन वहीं MKS सिस्टम में जो ड्राइव यूनिट होती हैं वो कन्वीनियंट साइज की होती हैं और उन्हें बड़ी आसानी से मेजर किया जा सकता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल यूनिट में भी उसे यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल यूनिट इन प्रैक्टिकल यूजेस को हम MKS सिस्टम में ही लेते हैं। इसलिए FPS सिस्टम इज लूजिंग इट्स पॉपुलरिटी बिकॉज इट इज इनकन्वीनियंट मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाई इन्वॉल्व इन इट फॉर कंजर्वेशन। क्योंकि FPS सिस्टम जो होता है अपनी पॉपुलरिटी लूज करता गया क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की जो कन्वीनियंस है वो नहीं है। हम इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते विद द पावर ऑफ 10, 100। इसलिए FPS सिस्टम जो है इनकन्वीनियंट रहता है। तो हमारे सबसे अच्छा सिस्टम जो रहता है MKS सिस्टम रहता है, इसमें मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड।
जब हम MKS सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिला देते हैं तो एक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट जो है एम्पियर वो मिल जाती है, तो बन जाता है MKSA सिस्टम। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे MKS सिस्टम बोलते हैं। वहीं अगर हम चार्ज की जो फंडामेंटल होती है यूनिट होती है उसे ले लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाता है MKSQ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI। द सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे हम इंटरनेशनल एक्सेप्ट करते हैं फॉर द मेजरमेंट, उसी को हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट एंड एब्रीविएशन पर डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971। जो SI का सिस्टम जो था सिंबल के साथ, यूनिट और एब्रीविएशन के साथ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन 1971 में दिया गया था फॉर इंटरनेशनल यूजेस ऑफ यूनिट लाइक साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल वर्क के लिए यूनिट को यूज करने के लिए ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर के द्वारा दिया गया था। एंड दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज एसेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ MK सिस्टम, और ये जो यूनिट ऑफ सिस्टम है MK सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इस सिस्टम को हम रेशनलाइज MK सिस्टम भी कहते हैं। दिस रेशनलाइजेशन वॉज एसेंशियल टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, और ये रेशनलाइजेशन जरूरी था ताकि हम जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम फिजिक्स में वैल्यू फाइंड कर सकें। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन MKS could be used to obtain pure quantity of मैकेनिक्स ओनली, क्योंकि जो मास, लेंथ और टाइम की जो MKS सिस्टम था उससे केवल हम मैकेनिक्स की ही वैल्यू फाइंड कर सकते थे। इसीलिए हमें और भी तो जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इन सब की तो वैल्यू होती हैं, उन सबको फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हमने SI सिस्टम में और भी यूनिट ऐड की, जिसमें हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं हमारी। 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कुछ इस प्रकार से हैं। पहली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी वो है मास, और मास की जो फंडामेंटल यूनिट होती है किलोग्राम और सिंबल का kg। लेंथ फंडामेंटल यूनिट मीटर एंड सिंबल मीटर। टाइम सेकंड और S। टेम्परेचर केल्विन K। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A। यूनिट इंटेंसिटी कैंडेला CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल MOL। इसे 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट होती हैं, जैसे प्लेन एंगल जिसका रेडियन RAD, सॉलिड एंगल स्ट्रैंडियन SR। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ड्राइव्ड यूनिट भी होती हैं, जैसे फोर्स की ड्राइव यूनिट है न्यूटन, वर्क और एनर्जी की जूल, पावर की वाट, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की फैराड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। ये सारी यूनिट हमारी रहती हैं। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन को हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मीटर के लिए। मीटर की डेफिनेशन क्या होती है? द स्टैंडर्ड मीटर एग्जैक्टली इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द क्रिप्टन आइसोटोप ऑफ मास 86। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है या स्टैंडर्ड मीटर होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है, जो हमने बताया 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द क्रिप्टन आइसोटोप। जो एक क्रिप्टन का आइसोटोप होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है इन वैक्यूम में, जिसका मास 86 होता है, उसके बराबर होती है 1 मीटर। लेकिन ये डेफिनेशन जो थी वो चेंज कर दी गई और एक नई डेफिनेशन अडॉप्ट की गई 1983 में, जिसके अकॉर्डिंग 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर ऑफ द सेकेंड। मतलब 1 मीटर उतना लेंथ होती है जितना कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है 1/3 into 10 to power 8 सेकेंड में। नाउ किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है?
1 kilogram is defined as the mass of international prototype of the kilogram. International prototype जो हमने रखा गया which is an standard block of platinum iridium alloy preserved in International Bureau of Weight and Measure served as near the Paris France. पेरिस और फ्रांस में हमने एक प्रोटोटाइप रखा है 1 किलोग्राम का कि और इसी को देखते हुए हमने सबको दे दिया कि ये इतनी मास को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी उससे मैच करके 1 किलोग्राम को ले गए और उस प्लेटिनियम इरिडियम की जो एलॉय होती है उसका जितना मास होता है उसी को हम 1 किलोग्राम के बराबर मानते हैं। नाउ सेकंड, अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या होती है? डेफिनेशन 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 period of radiation corresponding to unpropagated transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium atom 133 atom। ये हमारी सेकंड की डेफिनेशन होती है। 1 सेकंड, एक और बात देखते हैं। 1 सेकंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 period of radiation corresponding to unpreparated transition between two hyperfine levels of ground state of cesium atom। इस तरीके से एम्पेयर करंट, एम्पेयर जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पेयर जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है और 1 एम्पेयर is the constant current which is maintained in each of the two straight line parallel to the conductor at infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum, जो कि 1 मीटर अपार्ट होती हैं वैक्यूम में, and experience a force of 2 into 10 to power minus 7 Newton between them। Second, next, Kelvin. It was adopted as the unit of temperature. 1 degree Kelvin is the fraction 1/273.16 of the thermodynamical temperature of the triple point of water। Candela. It was adopted as the unit of luminous intensity। कैंडेला को हम luminous intensity की यूनिट मानते हैं। एंड 1 कैंडेला इज द luminous intensity in a perpendicular direction of 1/16,000 square meter area of black body at freezing point of platinum 2042 Kelvin under the pressure of 101,325 Newton per meter square। इसी तरीके से जो मोल होता है एक बार अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसे हम क्वांटिटी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग लिया है हमने इसको यूनिट। एंड 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री इंटाइटीज एज देयर आर एटम इन 0.02 kg ऑफ प्योर कार्बन 12। एक और बात, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री इंटाइटीज एज देयर आर इन एटम, जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर 0.02 kg ऑफ प्योर कार्बन C12 के अंदर जितना मास होता है उसके बराबर होता है। इसी तरीके से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। फर्स्ट, रेडियन। 1 radian is the angle subtended at the center of the circle y and arc equal in length to the radius of circle। इस देखिए स्टैंडियन जो होता है 1 स्टैंडियन is the solid angle subtended at the center of the sphere y dead surface of the sphere which is equal to the area to the square of radius of the sphere। ये हमारी कुछ फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट की डेफिनेशंस होती हैं।
अब हम चलते हैं एसआई यूनिट के एडवांटेजेस पर। एसआई यूनिट की एडवांटेजेस क्या होती हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट? हमारे पास कुछ मेन एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट इस प्रकार से हैं। एसआई यूनिट आज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं दैट इज अ सिस्टम इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। ये सर्टेन फंडामेंटल यूनिट पे बेस्ड है एंड अदर मोस्ट ऑफ द यूनिट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दीज फंडामेंटल यूनिट। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके हम यूनिट इन फंडामेंटल यूनिट को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट जो होता है रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एज इट अलाइन ओनली वन यूनिट टू पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि हर फिजिकल क्वांटिटी की एक पार्टिकुलर यूनिट होती है। जैसे जूल जो है हर टाइप की एनर्जी के लिए जूल होती है एंड दिस इज नॉट इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये किसी और दूसरे सिस्टम पर नहीं होता। एग्जाम्पल एम के सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी इज इन जूल, हीट एनर्जी इन कैलोरी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वॉट आवर। इन सब की यूनिट अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम में सबकी जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। एंड एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा सिस्टम जो होता है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। जैसे देयर इज नो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द सिस्टम। कोई ग्रेविटेशनल की यूनिट नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी एक फोर्स का टाइप ही है, इसलिए उसको भी न्यूटन से ही नोट किया जाता है। इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कोई नई एक्सीलरेशन नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, उसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन का टाइप ही है। इस तरीके से ऐसा इज ए मीट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम है दैट इज मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट एक्सप्रेस एज द पावर ऑफ 10। हम मल्टीप्लाई को पावर ऑफ 10 के रूप में दिखा सकते हैं, इसलिए इसे मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट ऑन द एसआई इज लाइक एम्पेयर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ओम फॉर रेजिस्टेंस, हेनरी फॉर इंडक्शन, फैराडे, एफ एंड सो ऑन हैपन टू द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटीज। सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी उन्हें हम देख लेते हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू सेंटर ऑफ द मून, सेंटर ऑफ द सन, मून इज सन, दैट इज AU। 1 AU जो होता है बराबर होता है 1.495 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर या फिर 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर की। लाइट ईयर, लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट के द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उतना ही हम एक लाइट ईयर कहते हैं। जैसे 1 लाइट ईयर जो बराबर होती है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, क्योंकि एक दिन में या एक साल में 365 डे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होती हैं और 60 सेकंड होती हैं। सेकंड और इस तरीके से हम निकालते हैं मीटर्स में लाइट ईयर को। ये पर सेकंड क्या होती है? 1 पर सेकंड इज द रेडियस ऑफ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 1 AU लॉन्ग सब्सटेंडेड एट द एंगल ऑफ 111। और 1 पर सेकंड जो होती है वो बराबर होती है 3.1 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। 1 लाइट ईयर में कितने AU होते हैं? तो 1 लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं एंड 1 पैरा सेकंड में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। कुछ और यूनिट जिन्हें हम लेंथ के लिए यूज करते हैं, जैसे इंच। 1 इंच में 0.0245 मीटर होते हैं। 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। 1 यार्ड में 0.9144 मीटर होते हैं। 1 माइल में 1.609 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर होते हैं। इसे मैक्रो मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होती हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होती है उसमें 10 टू पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 टू पावर
के 9 मीटर होते हैं, 1 एंग्रोमीटर में 10⁻10 होते हैं, और 1 फेमोमीटर या 1 फेमीमीटर में 10⁻15 मीटर्स होते हैं। इसी तरीके से फॉर मेजरिंग द एरिया, एरिया को मेजर करने के लिए 1 आर्क इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर, 1 एर्क इक्वल टू 10⁻2 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। मास को मेजर करने के लिए टन, एक टन में 1000 kg होते हैं, एक कुंटल में 100 kg होते हैं, और एक स्लग में 14.57 kg होते हैं, और 1 LB में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। और लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, जो लार्जेस्ट यूनिट होती है प्रैक्टिकल ऑफ मास के लिए, वो होती है चंद्रशेखर लिमिट CSL। 1 CSL जो होती है 1.4 टाइम द मास ऑफ सन के बराबर होती है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस, स्मॉल मास के लिए एटॉमिक मास यूनिट AMU या यूनिफाइड मास, जिसकी वैल्यू होती है 1 U की 1.6 इंटू 10⁻27, और इससे भी यूनिट छोटी यूनिट होती हैं। जैसे येट अनदर यूनिट ऑफ स्मॉल मास इज कैरेट, कैरेट में 1 कैरेट जो होता है 200 mg के बराबर होता है। मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10, मीट्रिक प्रीफिक्स भी होते हैं हमारे पावर ऑफ 10 के लिए। द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल कैन एक्सप्रेस मोर इजीली बाय यूज द सर्टेन प्रीफिक्स। जैसी क्वांटिटीज जिनका जो एक्सप्रेशन होता है या जिनकी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो हम उसे पावर ऑफ 10 की रेस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू अंबाला इज अबाउट 200,000 मीटर होता है, एंड इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट टू रिपीट द डिस्टेंस 200 किलोमीटर। सिमिलरली द वेट, जो वेट होता है 6000 ग्राम को प्रेफर कर सकते हैं 60 किलोग्राम में। इसी तरीके सेकंड्स को हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी यूनिट्स में। इन्हें हम पावर ऑफ 10 के एस्पेक्ट में नोट कर सकते हैं। जैसे डेसीमीटर, डेसीमीटर को डी से नोट करते हैं, और ये बराबर होती है 10⁻⁻1, सेंटीमीटर 10⁻2, और इसे सी से नोट करते हैं। मिलीमीटर 10⁻3 मीटर। इस तरीके से माइक्रोमीटर 10⁻6 यू से नोट करते हैं इसे। नैनोमीटर 10⁻9 इंच नोट करते हैं। पिकोमीटर को पी से नोट करते हैं 10⁻12। फेक्टोमीटर एफ से नोट किया जाता है 10⁻15। एक्टोमीटर ए से नोट करते हैं 10⁻18। डेकामीटर DA 10⁻1 मीटर के बराबर होता है। हेक्टोमीटर एस से नोट करते हैं 10⁻2। एंड किलोमीटर को के से नोट करते हैं 10⁻3। एंड मेगा को एम से 10⁻6, गीगा को 10⁻9 जी से, एंड टेरा को टी से 10⁻12, पेंटा को पी से 10⁻15, एक्सा को ई से 10⁻18। ये मैट्रिक प्रीफिक्स सिस्टम होता है जिसमें हम पावर ऑफ 10 के एस्पेक्ट में वैल्यू दिखाते हैं। अब हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब हम यूनिट और सैम्बल को लिखने जाएं। तो यूनिट और सैम्बल को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, यूनिट को कभी भी कैपिटल लेटर में लिखा नहीं जा सकता, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो। जैसे यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, तो उसे न्यूटन को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। लेकिन फॉर यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट द सिंबल ऑफ कैन बी कैपिटल लेटर, लेकिन सिंबल अगर उसका है तो उसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, उसका सिंबल एन होता है, कैपिटल एन। एंड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एम, जो कि स्मॉल होता है। इस तरीके से यूनिट ऑफ सिंबल आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। ये सेंटीमीटर, डाइन्स नहीं कर सकते, या प्लूरल फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते। इन अ सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन 1 सोल्डस। मेरे स्लैश, एक से ज़्यादा स्लैश यूज नहीं करनी चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लैश ही यूज किया जाता है। जैसे पंक्चुएशन मार्क एंड फुल स्टॉप शुड नॉट रिटन इन सिंबल। पंक्चुएशन मार्क हुआ या सिंबल हुआ, वो भी हमें नहीं लगानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल,
1 लीटर में 1000 सीसी होते हैं, तो C.C नहीं करेंगे, हम सीसी लिखेंगे सीधा। एंड अब हम चलते हैं कुछ मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स पर, जैसे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होती है उसमें 10⁻⁶ मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1 mm इक्वल टू 10⁻3 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। सिमिलरली 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻6 ग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम और 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पेरा सेकेंड इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, 1 एंग्रोमीटर इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 mm 10⁻3 मीटर, 16 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 16 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री एंड 180 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। ये हमारी कुछ यूनिट होती हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो इसे समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्वालिटी इज द पावर ऑफ 10 विच गिव अस द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड वो उस क्वांटिटी को पावर ऑफ 10 की रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना जो कि उसकी नियरेस्ट वैल्यू को एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे 1 की जो पावर होती है 10 की पावर 0 के बराबर होती है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जैसे 49 जो होती है उसे हम 4.9 इंटू 10⁻1 के रेस्पेक्ट में दिखा सकते हैं, जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी पावर 1 होती है, 10 की पावर 1 होती है। इसलिए 51 इसको भी हम 1 के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे। इसमें एक कंडीशन लगती है, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 5 से नीचे है, मतलब कि 5 से नीचे है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 के रेस्पेक्ट में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर उस 5 से ज़्यादा है तो उसे एक 10 ला दिया जाता है। इसलिए 51 जो हमारा 5 है और 5 थोड़ा ज़्यादा है, तो नियरेस्ट करेंगे तो उसे 10 बन जाएगा इसका, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाता है। इसी तरीके से 499 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो 2 होता है। एंड 500 आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाता है, क्योंकि इसे हम 10⁻3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से 999 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 3 होता है। इसे 1000 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 3 होता है। उसे कहते हैं 0.049 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, नेगेटिव में आ रहा है, जो है 4.9 इंटू 10⁻2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो था -2 हो जाता है। उसी तरीके से 0.050 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो था -1 के बराबर बैठ रहा है। इन बात को समझने के बाद हम एक और बात देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की रेस्पेक्ट में दिखाना, जिससे कि उसकी नियरेस्ट वैल्यू अप्रोच होती है और नियरेस्ट वैल्यू दिख रही हो। द पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10 सो ऑब्टेन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मतलब पावर ऑफ 10 जो ऑब्टेन होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है अप टू नियरेस्ट लेवल, क्योंकि हम बहुत छोटी वैल्यूज़ को इससे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं या उन्हें डील कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। कितना रेंज होता है, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ द लेंथ में वेरिएशन कितना लेंथ वो होता है। द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लाइक गैलेक्सी, स्टार, सन, अर्थ etc. and their distance constitute of micrometer, a very large distance, that is a large world. On the contrary, objects like molecules, atom, proton, neutron, electron constitute a very small distance, that is a very small world. हम इस टेबल में कुछ आइडिया देख सकते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो होता है 10⁻15 के बराबर होता है। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻14 के बराबर होता है।
साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 टू पावर माइनस 10 के बराबर होता है। साइज ऑफ पोलियोमाइट वायरस जो होता है 10 टू पावर माइनस 8। वेवलेंथ ऑफ लाइट 10 टू पावर माइनस 7। साइज ऑफ रेड आरबीसी रेड ब्लड सेल 10 टू पावर माइनस 5। थिकनेस ऑफ पेपर 10 टू पावर माइनस 4। हाइट ऑफ अ पर्सन 10 एंड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 10 to power 4 and distance in between Ambala and Delhi 10 to power minus 5. Radius of moon 10 to power 6. Radius of earth 10 to power 7. Mean distance of moon from the earth 10 to power 8. Radius of the sun 10 to power 9. Mean distance from sun to earth 10 to power 11. Distance from farthest planet from sun 10 to power 13. Nearest star from the earth 10 to power 18. Diameter of our galaxy 10 to power 20. Distance near galaxy 10 to power 22 and estimate size of observable universe 10 to power 26. ये सब कुछ मैग्नीट्यूड हैं या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं लेंथ के एस्पेक्ट में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट पहला होता है डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ मीटर स्केल। मीटर स्केल की मदद से जिसका डिस्टेंस होता है 10 टू पावर माइनस 3 टू 10 टू की पावर 2 के बराबर, इस रेंज में हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं। बेनियर कैलिपर्स की मदद से 10 टू पावर माइनस 4 मीटर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्क्रू गॉग एंड स्पेरोमीटर की मदद से हम 10 टू पावर माइनस 5 तक के मीटर को मेजर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा के जितने भी डिस्टेंस होती हैं उनके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं या जिसे हम पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। इस पैरेलैक्स मेथड के बारे में हम आपको क्लासरूम में बताएंगे क्योंकि ऑडियो बुक फॉर्मेट में आपको बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरीके साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को भी हम इसी मेथड से पता करते हैं। और उसी तरीके से इनडायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी हम इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं। जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑब्जेलिक एसिड, ऑब्जेलिक एसिड का जो साइज होता है उसको भी हम इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पैरेलैक्स मेथड और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज पता करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करना या फिर स्मॉलेस्ट साइज का यूज़ करना इनडायरेक्ट मेथड की मदद से, ये सारे मेथड हमारी लेंथ को मेजर करने के काम में आते हैं। इसी तरीके से रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, जो हमारा मास है बॉडी ऑब्जेक्ट का या मास है उसमें कितना रेंज या डिफरेंस आता है। तो हमारे जो मास हैं उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे कम होता है 10 टू पावर माइनस 13 kg से लेकर के मास ऑफ यूनिवर्स डेट इज इक्वल टू 10 टू पावर 55 kg तक वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 10 ऑर्डर ऑफ द मास जो होता है, ऑर्डर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर ऑफ रेंज होता है वो 10 टू पावर माइनस के 13 होता है। एंड प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो होता है 10 टू पावर माइनस 27 ऑर्डर ऑफ kg में, किलोग्राम में बोल रहे हैं हम सबको। यूरेनियम एटम का जो ऑर्डर ऑफ मास होता है वो 10 टू पावर 23। रेड ब्लड सेल की 10 टू पावर माइनस का 24। इस सेल का 10 टू पावर माइनस 10। डस्ट पार्टिकल 10 टू पावर माइनस 9। रेन ड्रॉप का 10 टू पावर माइनस 6। मॉस्किटो का जो साइज होता है वो होता है 10 टू पावर माइनस का 5। ग्रेप का जो होता है 10 टू पावर माइनस का 3। फ्रॉग का जो होता है 10 टू पावर माइनस का 1। ह्यूमन का जो होता है वो रहता है 10 टू पावर 2। कार का जो होता है 10 टू पावर 3। एलिफेंट का होता है 10 टू पावर 3। शिप का जो होता है 10 टू पावर 5। एंड मून का जो होता है वो होता है 10 टू पावर 8 नहीं 10 टू पावर 23। एंड अर्थ का जो होता है वो 10 टू पावर 25। सन का जो होता है 10 टू पावर 13। मिल्की वे 10 टू पावर 42। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 टू पावर 55। ये 10 की पावर में ही रिप्रेजेंट करना ही इन्हें ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। हम जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं 10 टू पावर 10 10 10, मतलब इसी को, इनके मास को, इनकी लेंथ को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है और ये अप्रॉक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम, टाइम की भी इसी तरीके से होता है। टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट विच वी शैल कम अक्रॉस इन फिजिक्स वेरी अप टू अ वेरी वाइड रेंज। टाइम भी बहुत बड़े रेंज तक होता है। जैसे लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल होता है उससे हम 10 टू पावर माइनस 24 के रूप में दिखाते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस साइज का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लाइट को टाइम लगता है 10 टू पावर माइनस 22। पीरियड ऑफ एक्स रेज 10 टू पावर माइनस के 90।
टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो टाइम पीरियड होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 10⁻15। पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव, विजिबल लाइट वेव का जो पीरियड होता है उसे 10⁻50 कहते हैं। टाइम टेकन बाई विजिबल लाइट टू क्रॉस थ्रू अ विंडो पेन 10⁻11। लाइफ स्पेन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम 10⁸। पीरियड ऑफ रेडियो वेव जो होता है 10⁻6 होता है। एंड टाइम पीरियड फॉर ऑडिबल साउंड वेव 10⁻3। विंक ऑफ आइस पग झपकाना 10⁻1। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट 10⁻0। एंड टाइम इंटरवल ऑफ लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ 10⁻2। टाइम ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ 10⁻2। and half life period of neutron 10⁻3. Time period of satellite 10⁻4. Time period of the rotation of the earth around its axis in 1 day 10⁻5. Time period of revolution of the earth around the sun 10⁻7. Average life of the human being 10⁻9. टाइम, ये टाइम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं सेकंड में, सब कुछ सेकंड में है। एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड 10⁻11। एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻17। टाइम को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का यूज करते हैं। इटालियन फिजिशियन जो गैलीलियो थे उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया तो सिंपल मेथड टू मेजरिंग टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए। गैलीलियो ने टाइम द ऑसिलेशन ऑफ लैम्प हैंगिंग ऑन अ लॉन्ग चेन इज टर्न यूजिंग हिज ओन पल्सेस ऑन वॉच। और कुछ एग्जाम्पल उसके बाद डेवलप्ड हुए इन्हीं बेसिस पर, जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जो होता है मेन एसी सप्लाई इन आवर कंट्री हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्स। जो मेन सप्लाई होती है हमारी कंट्री में वो 15 हर्ट्स की होती है, एसी करंट की 15 हर्ट्स की होती है। और सिंक्रोनाइजेशन और रोटेशन ऑफ मोटर रन ऑन एसी कैन बी यूज्ड एट टाइम स्केल। और ये सिंक्रोनाइजेशन करके जो मोटर का रोटेशन होता है एसी मोटर का, उसी को देखते हुए हमने टाइम इंटरवल के स्केल बनाए हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर था। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जो होता है वैक्यूम ट्यूब और जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हमने वैक्यूम ट्यूब में जंक्शंस और ट्रांजिस्टर की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की हाई फ्रीक्वेंसी की। एंड द स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर द ऑसिलेशन कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल। और छोटे छोटे टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। सोलर क्लॉक, जो सोलर क्लॉक होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन का रिवॉल्यूशन करने पर डिपेंड करती हैं। एंड केयरफुली मेजरमेंट सो डैट पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और केयरफुली रोटेशन करने पर हमें ये पता चलता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ किस तरीके से हो रहा है। देयरफॉर एक्यूरेसी ऑफ मीन ऑफ सोलर सेकंड डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्वेश्चनेबल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो होती हैं, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक सो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीans that when fluctuating pressure is applied across one pair of face of crystal an oscillating EMF develop होता है। एक oscillating EMF develop होता है across another pair of perpendicular face and vice versa. The oscillating so produced are used for measuring time। और यही oscillation जो होता है measurement of time के लिए यूज की जाती है। एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक जो होती है इट इज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की रेस्पेक्ट में ली जाती है विच इज बेस्ड ऑन पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सीजियम एटम, जो कि डिपेंड करता है पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम के बेसिस पर। एंड डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल और रेडियो एक्टिव डेटिंग, इन दोनों को भी हम टाइम इंटरवल की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, अब हम चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ। जैसा कि हम लोगों को पता है हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं या 7 SI यूनिट होती हैं और उनके 7 डायमेंशंस होते हैं। और डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंथ जो होती है उसका डायमेंशन कैपिटल L इन ब्रैकेट इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड मास का M इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम T स्क्वायर ब्रैकेट, इलेक्ट्रिक करेंट A स्क्वायर ब्रैकेट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर K स्क्वायर ब्रैकेट, एंड luminous intensity CD स्क्वायर ब्रैकेट मोल फॉर द
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये सारे जो होते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट होती हैं और इन्हीं की मदद से हम डायमेंशंस दिखाते हैं। क्या होते हैं डायमेंशन, पहले समझते हैं। डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट द ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब कि डायमेंशन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी ड्राइव यूनिट है वो कितने पावर से राइज हुई है टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से वो कितना पावर में राइज हुई है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होती है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक क्यूबर्ड का। तो वॉल्यूम होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो भी एल होती है, मीटर, ब्रेथ भी मीटर और हाइट भी मीटर। तो एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब। मतलब कि जो वॉल्यूम होता है उसका डायमेंशन जो हुआ एल क्यूब हो गया। और ये ड्राइव किससे हुआ? फंडामेंटल यूनिट एल से, जो मीटर की है। जस्ट टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम वी कैन से वॉल्यूम राइज वाई द पावर ऑफ 3, मतलब लेंथ की पावर से 3 टाइम राइज हुआ है। एंड वॉल्यूम इज सेट टू बी 3 पावर ऑफ 3 द डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ की पावर ऑफ 3 के बराबर होता है। एंड एज यूनिट ऑफ मास आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। और जैसा कि हम लोग को पता है मास और टाइम नहीं रिक्वायर होता वॉल्यूम के लिए, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं m0 L3 T0 and see that volume has 0 dimension in mass, 0 dimension in time and 3 dimension in length। इसी तरीके से वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो L अपॉन T। तो यहाँ पर LT माइनस 1 हो गया। तो वेलोसिटी में मास में डायमेंशंस का 0 है, लेंथ में 1 है एंड टाइम में माइनस का 1 है। इसी तरीके से हम और भी कई क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फॉर्मूले बना सकते हैं। अब हम समझते हैं डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन किसको कहते हैं। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब कि वो फॉर्मूला या वो फॉर्मूला जिसकी मदद से हम ये दिखाते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इस दी गई क्वांटिटीज को बना रही हैं, उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। एंड फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विप्ड टू इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। एंड जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूला में रखते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। हमें सारी की सारी क्वांटिटीज़ की, ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उन्हें समझते जाएंगे और जैसे सॉल्व करते जाएंगे हम उन्हें ड्राइव करना ही सीख लेंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है L अपॉन T अपॉन टाइम। तो ये बराबर हो जाता है LT माइनस 2। तो हमारा डायमेंशन एनालिसिस बनता है m0 L माइनस T माइनस 2। इस तरीके से फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और सॉल्व करने पर इसका बनता है m1 L1 T माइनस 2, तो mLT माइनस 2। इसी तरीके से हम अलग क्वांटिटीज जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर और ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L3 T0 और ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम और डायमेंशन फॉर्मूला m L माइनस 3, तो kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होती है, नो डायमेंशन होता है क्योंकि दोनों ही डेंसिटी कैंसिल हो जाती है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो उसका LT माइनस 1 होता है, मीटर पर सेकंड की यूनिट होती है। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये mLT माइनस 1 और ऐसा यूनिट उसकी होती है kg मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के बराबर होता है और ये बराबर हो जाता है m0 L1 T माइनस 2 और ये बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फॉर्मूला सेम ही होता है और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम ही होता है LT माइनस 2 एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स जो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है
और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLt-2 और SI यूनिट न्यूटन। इम्पल्सिस फोर्स इन टाइम होता है तो इसका फॉर्मूला बनता है mLt-1 ns। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला बनता है डायमेंशन फॉर्मूला m1L-1T-2 एंड न्यूटन माइनस के स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन बनता है वो जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं पहले, G = F r² m1/m2। तो हमें ये मिलता है m-1L3T-2 और इसका जो SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बक्का फोर्स इंटू डिस्टेंस और डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 और SI यूनिट जूल। इसकी एनर्जी mL2T-2 जूल। मोमेंट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस mL-T-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पावर वर्क अपॉन टाइम तो mL2T-3। इसी तरीके से और भी कई यूनिट होती हैं जो हमारे आएंगी तो हम उन्हें समझते चलेंगे। हमारे पास 4 तरह की क्वांटिटी होती हैं। डायमेंशनल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास एक डायमेंशन होता है, वो डायमेंशन प्रपोज करती हैं। जैसे हमने देखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट ETC। वहीं डायमेंशन वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके पास डायमेंशन होते हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डायमेंशन कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे 1, 2, 3 पाई। डायमेंशनलेस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि स्ट्रेन, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम डायमेंशनल एनालिसिस को 3 तरीकों से यूज करते हैं। पहला, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूले को करेक्ट है कि नहीं है चेक करने के लिए। एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, इन सब वैल्यूज़ के लिए हम डायमेंशन इक्वेशन को यूज करते हैं। हम आपको क्लासरूम में इन सब को सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आप अभी इन्हें समझ लीजिए कि किस काम में आता है। एरर ऑफ मेजरमेंट। हम चलते हैं एरर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। मेजरमेंट जो होता है बहुत ही एसेंशियल होता है किसी दो ऑब्जेक्ट का, दो क्वांटिटीज़ को कंपेरिजन करने के लिए। एंड मेजरमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन जैसा हमें पता है कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। हर मेजरमेंट में कुछ न कुछ डिफेक्ट या लॉस आते हैं, उन्हें ही हम एरर कहते हैं। और एरर जो होते हैं ट्रू वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू में या मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को हम एरर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एरर डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ एन मैनेजमेंट। मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। एरर कितने तरीके के हो सकते हैं? एरर 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला, सिस्टमैटिक एरर। सेकंड, रैंडम एरर। थर्ड, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है, सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं एक डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। इसीलिए जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं उनका कारण हमें पता चल जाता है और उन्हें हम कम से कम कर सकते हैं। कुछ मेन कारण सिस्टमैटिक एरर के ये होते हैं। पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी डिजाइन में इम्परफेक्शन या इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन की वजह से कुछ हद तक डिफेक्ट एरर आ जाता है एक्चुअल वैल्यू में और कैलकुलेट वैल्यू में हमारी में। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्डिनरी मीटर स्केल में है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। एक जो मीटर स्केल जो हमने यूज़ किया है उसमें कुछ हद तक इनकरेक्ट मेजरमेंट हो, जिसके कारण हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ एरर आ जाए हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू में। या हो सकता है कि हमारी इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है उसमें कुछ हमने गलती पर कर दी हो और गलती करने की वजह से हमारी जो कैलकुलेट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो गलत आ रही हो एज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल के टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पता करने की कोशिश की। थर्मामीटर हमने प्लेस किया आर्म पिट में और वी ऑलवेज गिव द टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। अगेन, Pavlov's error in weight is usually ignored. Similarly, radiation
एरर इज एक्सपेरिमेंटली ऑन हीट यूजली इग्नोर्ड। तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को आता है। ये एटमॉस्फेयर या अदर क्राइटेरिया जैसे बायोगेंस एरर और कोई भी कंडीशन होती है उसकी वजह से ये एरर देखने को मिलता है। कुछ पर्सनल एरर भी होती हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वर के द्वारा हो जाते हैं, जैसे लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपैरेटस या रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटलिंग इट प्रॉपरली। इस तरीके से करने से भी एरर पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, और बाहरी कॉज से भी एक्सटर्नल एरर देखने को मिलते हैं। बाहरी कॉज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड वेलोसिटी, ये भी एरर का कारण बन जाते हैं। एंड लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट कैन बी मेजर्ड बाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि जो छोटी छोटी वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है उसे हम लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे जो एक मीटर स्केल होता है वो 1 mm तक डिवीजन देता है एंड हैज़ लीस्ट काउंट 1 mm। सिमिलरली बर्नियर कैलिपर जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर एंड स्पैरोमीटर एंड स्क्रू गॉज जो होते हैं 0.001 सेंटीमीटर तक रीडिंग दे सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल एरर एज फार एज पॉसिबल। हम सिस्टमेटिक एरर को इम्प्रूव कर सकते हैं वाई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अच्छी करके, सिलेक्शन ऑफ गुड इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल एरर, इन सबको रिमूव करके हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगले एरर होते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर आर द एरर विच आर अकर इरेगुलरली। ऐसे एरर जो कि इरेगुलरली अकर होते हैं। दे आर रैंडम विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये साइन और साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। समटाइम रैंडम ऑकर में ऑकर एज पॉजिटिव एंड अदर टाइम इट में ऑकर एज नेगेटिव। कभी कभी रैंडम एरर जो होते हैं पॉजिटिव भी नजर आते हैं, कभी नेगेटिव भी नजर आते हैं। सिमिलरली रैंडम एरर में भी बिग और रैंडम एरर में भी स्मॉल। रैंडम एरर बड़ा भी हो सकता है और रैंडम एरर स्मॉल भी हो सकता है। रैंडम एरर में भी अराइज अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। रैंडम एरर जो अराइज होता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल जो कंडीशन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनकी जैसे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, सप्लाई, मैकेनिकल वेरिएशन, इन सब की जैसे रैंडम एरर देखने को मिलता है। रैंडम एरर को हम चांस एरर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पर्सन एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है तो बार बार रिपीट करने पर उसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट मिले। इसी तरीके से व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मेड एन टाइम, अगर एन टाइम ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं तो रैंडम एरर इज 1 अपॉन एन टाइम। फॉर एग्जाम्पल द रैंडम एरर अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x, then the random error in the arithmetic progression of 400 observation will be x upon 4। तो x upon 4 टाइम हमें ये रैंडम एरर देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगली एरर होती हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होते हैं? दीज एरर अराइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ शेयरिंग केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो होती हैं केयरलेसनेस की वजह से होते हैं ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर जब केयरलेसनेस दिखाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट तो ये एरर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, इंस्ट्रूमेंट को रीड करना बिना सही से रखे। टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग विदाउट केयरिंग ऑफ सोर्स ऑफ एरर एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से लिखना। एज यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन, गलत वैल्यू को पुट करना ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन के लिए। ये सब ग्रॉस एरर का कारण बनते हैं। इसी तरीके से कुछ और एरर होती हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट ऑफ रियल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ट्रू वैल्यू और एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस और उसका एवरेज ही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है।
ये सपोज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है जो n टाइम मेजर की हमने, और उसमें A1 A2 A3 हमने अर्थमेटिक मीन लिए। तो AM इजकल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश AN अपॉन n। तो हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ AM मिलता है हमें 1/m सिग्मा AI, वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। तो अर्थमेटिक मीन इज टेकन एज बेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अर्थमेटिक मीन को हम बेस्ट पॉसिबल ट्रू क्वांटिटी ले सकते हैं इफ द सेम इज नोन, और सेम नहीं पता तो। अब हम अर्थमेटिक डेफिनेशन के द्वारा हम जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू है उसे हम सबट्रैक्ट करते जाएंगे 1 by 1 से। तो डेल A1 डेल A2 डेल A3 में मिलता है AM माइनस A1 AM माइनस A2 डैश डेल AN इक्वल टू AN माइनस AN A। तो एब्सोल्यूट अर्थमेटिक मीन जो होता है वो एब्सोल्यूट अर्थमेटिक मीन हमें मिलता है साइन को नेगलेक्ट करके डेल A1 प्लस डेल A2 डेल A3 डैश डेल AN की पावर n। ये हमें डेल A का मीन मिलता है। हेंस जो फाइनल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट आती है हमारी उसे हम कह सकते हैं A, जो अर्थमेटिक मीन होता है A इज इक्वल टू A मीन प्लस डेल A मीन। रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ द मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। मतलब मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर के बीच में डिफरेंस होता है, उसे ही हम रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर को डेल A मीन अपॉन AM, और परसेंटेज एरर मतलब कि उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं जब उन्हें परसेंटेज में दिखाते हैं। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल मीन अपॉन AM अर्थमेटिक मीन इंटू 100 करते हैं तो हमें परसेंटेज एरर भी मिल जाता है। प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे होता है? सम ऑफ टू एरर। पहले हम देखते हैं सम ऑफ टू एरर को। हम दो नंबर लिए A और B, और उन दोनों का सम करने पर हमें x मिलता है, x इक्वल टू A प्लस B। यहाँ पे डेल A जो है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A है, डेल B जो है एब्सोल्यूट एरर इन B है, एंड डेल x जो एरर एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ A एंड B है। तो हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो डेल x मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस ब्रैकेट डेल A प्लस डेल B के बराबर। हम कह सकते हैं मिनिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब कि हम उन क्वांटिटीज को जब एड अप करते हैं, जो उनका इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर आया है उनको जब ऐड कर देते हैं तो हमें वही एरर मिलता है जो उन दोनों को सम करने के बाद में मिलेगा। इसी तरीके से एरर इन डिफरेंस, इसके लिए भी हम दो नंबर लेते हैं x इक्वल टू A माइनस बी। यहाँ पे x जो A माइनस बी बराबर है, A हमारा पहला टर्म, B हमारा सेकंड टर्म। डेल A जो है एरर है जो कि ऑकर हुआ है A में, और डेल B वो एरर है जो में ऑकर हुआ है B में। तो डेल x इज एब्सोल्यूट एरर है x जो कि डिफरेंस है A और B का। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा हमारा डेल x इक्वल टू प्लस माइनस A डेल A प्लस डेल B के बराबर होगा। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज अ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द सम ऑफ टू एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसी तरीके से एरर इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में एरर कैसे आता है? जैसे हमारा दो नंबर हैं A एंड B, और उसमें उन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें x मिलता है। तो डेल A एब्सोल्यूट एरर इन A एंड डेल B एब्सोल्यूट एरर इन B एंड डेल x एब्सोल्यूट एरर इन A एंड B प्रोडक्ट में। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर हमें मिलेगी डेल x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट डेल A अपॉन A प्लस डेल B अपॉन B। इसी तरीके से हम कह सकते हैं फिर से मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इसी तरीके से एरर इन क्वोटिएंट, जो एरर इन क्वोटिएंट होता है उसमें x इक्वल टू A अपॉन B होता है। डेल A अगर एब्सोल्यूट एरर A में है, डेल B एब्सोल्यूट एरर इन B में है, डेल x एब्सोल्यूट एरर इन A एंड डिवीजन में है A एंड B के, तो हमें मैक्सिमम एरर जो मिलेगा वो मिलेगा डेल x अपॉन x इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट डेल A
अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। एक्यूरेसी एंड प्रीशियसनेस। अब हम दो टर्म्स को देखेंगे, उनमें से पहला है एक्यूरेसी और दूसरा प्रीशियसनेस। कॉमन की लैंग्वेज में हम इन दोनों को ही समझते हैं कि इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है अब हम इसे देखेंगे। पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ इट्स क्वांटिटी। मतलब एक्यूरेसी हम उसे कहते हैं कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू की है, जो वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू से कितना मैच करती है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। वहीं प्रीशियसनेस टेल अस द रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और प्रीशियसनेस हमें ये बताती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से हमने किसी क्वांटिटी को मेजर किया उसका रिजोल्यूशन कितना हो सकता है या उसकी लिमिट कितनी है। प्रीशियसनेस डिस्क्राइब द लिमिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रीशियसनेस जो होती है, प्रिसाइसनेस जो होती है, वो लिमिटेशन बताती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। प्रिसाइसनेस जो होती है डिटरमाइन की जाती है बाई यूजिंग लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लीस्ट काउंट देख करके हम पता लगाते हैं कि इसकी प्रिसाइसनेस कितनी है। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसाइसनेस। मतलब जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट छोटा होगा उतनी अच्छी प्रिसाइसनेस होगी। जैसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस होता है उसकी प्रिसाइसनेस जो होती है उसके लिस्ट काउंट पर डिपेंड करती है, जो है 0.011। 0.011 जो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। और लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉक का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर्स। वहीं हम एक्यूरेसी में क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में हम जो हमारी वैल्यू आई है वो ट्रू वैल्यू जो है उसकी कितने पास में है। अगर ट्रू वैल्यू से दूर है तो हम कहेंगे पुअर एक्यूरेसी, और वहीं अगर ट्रू वैल्यू के पास में है या उससे मिलती जुलती है तो हम कहेंगे गुड एक्यूरेसी। पुअर एक्यूरेसी इन्वॉल्व एरर डेट कैन ऑफ्टन बी करेक्टेड। लेकिन पुअर एक्यूरेसी में जो एरर आते हैं वो करेक्ट किए जा सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं? जैसा कि हमको पता है जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर एरर देखने को मिलते हैं। इट इज रीजनेबल टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन सच अ वे दैट इट इंडिकेट प्रिसाइज मेजरमेंट। इसीलिए हमें इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से रखना चाहिए कि उसमें प्रिसाइज मेजरमेंट आए या हम प्रिसाइज मेजरमेंट ले सकें। एंड रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज नंबर दैट इंडिकेट ऑल डिजिट इन नंबर दैट आर नोन रिलायबली प्लस विद अनसर्टेन डिजिट। और जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके अंदर वो सारी डिजिट होनी चाहिए जो कि हमारे मेजरमेंट में आई हैं, साथ ही साथ एक वो अनसर्टेन डिजिट जो कि एट लास्ट में जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इस तरीके के नंबर को या ऐसी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। डिजिट डेट आर लाइबली प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ऐसी डिजिट जिनमें हम एक अनसर्टेन डिजिट को भी ऐड करके रखते हैं, मीन से मेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट भी उसके अंदर एक कंटेन होती है, ऐसे डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 374.5। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 4 में 3, 7 एंड 4 इनकी वैल्यू फिक्स है, सर्टेन रिलायबल है। लेकिन जो 5 है उसकी वैल्यू अनसर्टेन है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। नॉर्मली द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट ग्रेटर इन प्रिसाइज ऑफ मेजरमेंट एंड वाइस वर्सा। कॉमन रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स।
कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिनको लेकर के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 1 2 3 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। जैसे 1 8 9 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। इसी तरीके से रूल 2, ऑल जीरो occurring between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। मतलब कि जीरो है, दो सिग्निफिकेंट फिगर या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं जो जीरोस, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगे चाहे डेसिमल पॉइंट किधर भी हो। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर x=1007, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। इसी तरीके से 1.0809 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 हैं, इनके में भी जीरो आ रहा है। इसी तरीके से इफ द नंबर इज लेस देन 1 ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसा एग्जाम्पल एक लेते हैं 0.005704, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। यहाँ पे जो दो जीरो आए हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। 0.00 ये दो जीरो जो आए हैं इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रायलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरो जो कि दो नंबर्स के नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं आते हैं, लास्ट में आते हैं, ऐसे नंबर्स को भी हम ऐसे जीरोस को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3210, यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं, 3 2 एंड 1, इसमें हमने जीरो नहीं लिया। हाउएवर इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में डेसिमल पॉइंट के जो नॉन जीरो नंबर के पीछे लगने वाले जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे 0.6900, तो यहाँ पर ये 3 जीरो जो लग रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। तो 6900, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी हो गई। रूल 6, द चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। अगर हम यूनिट चेंज कर दें, पहले मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर किलोमीटर में और फिर माइक्रोमीटर में, तो ऐसी कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंजेस नहीं होती या सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से द डिजिट जीरो कन्वीनियंटली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर नंबर लेस देन 1 इज नेवर बी सिग्निफिकेंट। जैसे हमने 0.3570 किया है, तो यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, पहली 3 7 5 और लास्ट में आने वाला जीरो। जो हमने पॉइंट से पहले जीरो लिया है वो केवल हमने कन्वीनियंटली या बस पॉइंट लगाने से बचने के लिए हमने वो जीरो लगाया है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर presenting major value are exact, they have infinite number of significant figures।